नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक गंगा का पाठ एक दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। यह पाठ प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अन्यास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास के सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जिसे उसे उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील से ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में दि, जाते दिए दिख जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हरेक की यह चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाटकर छूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई के ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेज रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा। अच्छा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके पुकारते। अगर ईश्वर ने इन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम कर लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मन जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे को शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला।
दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगाने लग रहे थे। अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने पर पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गड़गड़ हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसा बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वो, उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नरकहराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। यह दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। धन्यवाद। आगे का पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करें।